हेलो बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन था उसका पार्ट थर्ड। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस एंड एन फैक्टर आपको कैसे फाइंड करना है अगर आपको डिफरेंट रिएक्शंस गिवन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है वो आपको मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, बाकी जो भी है वो मैं आपको अलग से साइड में लिखवा के पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। तो जैसे ही हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग बोलते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, ऐसी रिएक्शंस होंगी जिनके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, यानी रिएक्शंस जिनके अंदर आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो होगा वो क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा, यानी साथ साथ होगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, उन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे। अब टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग 4 टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए काफ़ी आसान है। कॉम्बिनेशन का मतलब नाम में लिखा हुआ कंबाइन कर रहे हैं, यानी 2 या फिर उससे ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमेशा सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपके रिएक्टेंट है वो मोर देन 1 होंगे लेकिन प्रोडक्ट हमेशा कितना बनेगा, एक बनेगा। इधर ए एंड बी और बोथ ए एंड बी मस्ट बी इन द एलिमेंटल फॉर्म फॉर सच ए रिएक्शन टू बी ए रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका ए और बी होना चाहिए वो किस स्टेट में होना चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इधर ए और बी, ए एंड बी या फिर बोथ ए एंड बी, या तो ए या फिर बी या फिर दोनों, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म एक एलिमेंट की जरूर होगी यहाँ पे, या फिर मैं बात करूँ कि दोनों ही एलिमेंटल की एलिमेंटल फॉर्म होगी। लिखा हुआ है इधर ए एंड बी और बोथ ए एंड बी, या तो ए और बी या फिर दोनों ए बी जो होंगे वो एलिमेंटल फॉर्म में होंगे। जैसे कार्बन प्लस O2 यहाँ पे CO2 बना रहा है, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन मैग्नीशियम नाइट्राइड बना रहा है, और आपका CH4 जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 बना रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑल कंबशन रिएक्शंस विच मेक यूज ऑफ एलिमेंटल डाइऑक्सीजन एज वेल एज अदर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एलिमेंट्स अदर देन डाइऑक्सीजन आर रेडॉक्स रिएक्शंस। यानी कंबशन की जितनी भी रिएक्शंस होंगी आप उनकी बात कर लीजिए, या फिर कंबशन के अदर देन जो भी रिएक्शंस होंगी ऑक्सीजन को छोड़ के जिनके अंदर कोई एलिमेंट यूज हो रहा होगा या एलिमेंटल फॉर्म यूज हो रही होगी वो सारी रेडॉक्स होगी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए, जो एलिमेंटल स्टेट होगी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, ऑक्सीजन की -2 होगी, तो कार्बन की यहाँ कितनी आ जाएगी, CO2 में ये -2 है, इसकी +x, तो x - 4 = 0, तो x आ जाएगा आपका +4। तो ये 0 से कहाँ गया, +4 में, ये 0 से कहाँ गया, -2 में, तो 0 से +4 गया तो यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन, और 0 से ये गया आपका -2 में, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या होगी आपकी, रेडॉक्स। यहाँ पे भी ऐसे देख लीजिए, 0 मैग्नीशियम +2 नाइट्रोजन -3, तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन और 0 से -3 रिडक्शन। कंबशन में देख लीजिए, कार्बन -4 है, हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन 0 है, तो ऑक्सीजन यहाँ -2 में चला गया और कार्बन यहाँ पे +4 में चला गया, तो ये भी रेडॉक्स है। और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में चला गया और यहाँ पे हाइड्रोजन +1 से +1, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि 2 रिएक्टेंट या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपके कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, और ये रिएक्शंस कैसी होंगी, आपकी रेडॉक्स रिएक्शंस होंगी। ठीक है, आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपको क्लियर होगा बिल्कुल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, आपका एक रिएक्टेंट होगा, वो रिएक्टेंट ब्रेक होगा मोर देन 1 प्रोडक्ट्स के अंदर। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। प्रिसाइजली ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ ए कंपाउंड इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स। देख लीजिए, एक कंपाउंड जो होगा वो 2 और मोर कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक होगा, एटलीस्ट 1 ऑफ विच मस्ट बी इन दी एलिमेंटल स्टेट। उनमें से एक हमेशा किस स्टेट में होगा, एलिमेंटल। जैसे H2O में ब्रेक किया तो दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में, NaH को ब्रेक किया तो ये भी एलिमेंटल है, लेकिन KClO3 को ब्रेक किया तो यहाँ पे एक कंपाउंड एटलीस्ट किस फॉर्म में होगा, एलिमेंटल स्टेट में होगा। ठीक है, यहाँ पे आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे, रेडॉक्स है या फिर नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ पे ऑक्सीजन 0 में चला गया, हाइड्रोजन +1 से 0 में चला गया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है,
यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये रिडॉक्स है। यहाँ पे +1 से 0 में चला गया, देखिए ध्यान से, और यहाँ पे -1 से 0 में चला गया तो ये ऑक्सीडेशन है और ये वाला रिडक्शन है, तो ये भी क्या है, रिडॉक्स है। KClO3 की बात करें तो KClO3 में KCl + 3O2 यहाँ पे आपका बन गया, तो यहाँ पोटेशियम +1 से +1 रहा, जो क्लोरीन है वो +5 से किस में चला गया, -1 में, और ऑक्सीजन -2 से किस में चला गया, 0 में, तो ये भी आपकी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। इट मे केयरफुली बी नोटेड दैट देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मीथेन under combination reaction and that of potassium in potassium chlorate in this reaction. This may also be noted here that all decomposition reactions are not redox reactions. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी decomposition reactions होंगी ये ज़रूरी नहीं है कि वो reactions हमेशा क्या हो, आपकी redox reactions ही हो। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने ब्रेक किया, कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 बना, कैल्शियम +2 से +2 ही रहा, नो चेंज, कार्बन +4 से +4 रहा, यहाँ भी नो चेंज, और ऑक्सीजन -2 से -2 ही रहा, यहाँ भी नो चेंज, यानी यहाँ पे ये रिएक्शन जो है आपकी नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे ये रिएक्शन आपकी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, एटलीस्ट यहाँ पे किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अब बात करें अगर नेक्स्ट रिएक्शन की, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग दो टाइप की डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारी मेटल डिस्प्लेसमेंट और सेकंड होगी हमारी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन आयन और एन एटम इन ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन आयन और एन एटम ऑफ अदर एलिमेंट। इट में भी देखो, जैसे X एटम है, यहाँ से ये Y को डिस्प्लेस कर रहा है, देख लीजिए, या फिर ऐसे बोल लीजिए कि यहाँ YZ कंपाउंड है, ये X एटम को ये Y जो है या तो आयनिक फॉर्म में डिस्प्लेस कर देगा या एटॉमिक फॉर्म में डिस्प्लेस कर देगा। तो X ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे Y को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो X था उसने Y को डिस्प्लेस कर दिया और खुद Z के साथ चला गया, तो XZ कंपाउंड बन गया और Y अलग हो गया। अब मे भी हो सकता है कि Y आयनिक फॉर्म में चला जाए, Y एटॉमिक फॉर्म में चला जाए, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है, ये X आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, यहाँ पे जो Y बना है ये आयन भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिट इनटू टू कैटेगरीज, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। एक बात याद रखिएगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव वन, कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव वन, यानी कम रिएक्टिव वाले को, जो मोर रिएक्टिव वाला है वो कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब चाहे वो मेटल की बात कर लीजिए, आप चाहे वो नॉन मेटल की बात कर लीजिए। अब आपको रिएक्टिविटी पता कैसे चलेगी, रिएक्टिविटी के लिए आपको एक टेबल देखनी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं SRP टेबल। मैं इसके अंदर भी आपको बता दूंगा कैसे देखना है, लेकिन इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग जब 12th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इस वीडियो इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर भी आपको क्लियरली बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए बात करते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पे मेटल इन ए कंपाउंड कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय अनदर मेटल इन द कंबाइंड स्टेट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस क्लास ऑफ द रिएक्शन अंडर सेक्शन 8 ठीक है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फाइंड मेनी एप्लीकेशन इन द मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बात करें, देखो जिंक है, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे ये बताना है ये रेडॉक्स है या नहीं है। तो देखो Zn से Zn+2 बना, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और कॉपर +2 से कॉपर 0 में बना, क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, रेडॉक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है आपका और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। नीचे जितने भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अब जो डिस्प्लेस कर रहा है ना, अगर जैसे कॉपर क्या जिंक, जैसे ऐसे रिएक्शन है, अगर ZnSO4 प्लस कॉपर लिखा हुआ है तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि जो कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी जिंक से कम है। ये एलिमेंट तभी इस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाएगा जब इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो इससे ज़्यादा होगी। आप किसी भी केस के अंदर देख लीजिए, जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उन सब के अंदर यही कॉमन बात है। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल हमारे सामने हो गए, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल आपको
एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आप जैसे +5 से 0 में तो रिडक्शन, और 0 से +2 में तो ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स हो गया। इन ईच केस द रिड्यूसिंग मेटल इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन द वन दैट इज बीइंग रिड्यूस विच एविडेंटली शोज मोर कैपेबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू द वन दैट इज रिड्यूस। देखो +2 से 0 में चल गया, इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो दूसरे का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो कॉपर हो गया, वो जो कॉपर मेटल है वो किसकी तरह कर रही है, खुद का रिडक्शन हुआ, दूसरे का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो जिंक मेटल है वो इसको रिड्यूस करवा रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो खुद क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसको रिड्यूस करवा रहा है, तो जिंक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में देखिए, द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन इंक्लूड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट एंड रेयरली अक्यूरिंग रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट। मेनली किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, एक बार देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं इसके, ठीक है। तो ऑल एल्कलाइन मेटल्स एंड सम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कौन कौन सी, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, विच आर वेरी गुड रिडक्टेंट्स विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, कौन से की बात कर रहा हूँ मैं, कोल्ड वाटर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ सोडियम H2 के साथ NaOH प्लस H2, कैल्शियम H2 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो यहाँ पे आप देखिए क्लियरली 0 से कौन सी स्टेट में जा रहा है, +1 में, और हाइड्रोजन +1 से कहाँ जा रहा है, 0 में। तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन और यहाँ पे हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ पे रिडॉक्स हो गई। लेस एक्टिव मेटल्स सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन जो होगा आपका, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये मार्क कर लीजिएगा, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस डाईहाइड्रोजन। यानी मैग्नीशियम आयरन H2 के साथ, अब H2 में यहाँ पे स्टीम है तो गैशियस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन NCERT ने लिक्विड लिख रखा है, तो थोड़ा ये ध्यान रखना है, यहाँ पे गैशियस होना चाहिए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ स्टीम के साथ रिएक्शन की बात की जा रही है। मैनी मेटल्स इंक्लूडिंग दोज विच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, एक रिएक्शन और होती है आयरन की, मैं आपको बताना चाहूँगा। Fe अगर H2 के साथ रिएक्ट करता है तो 4H2O, तो Fe3O4 बनता है प्लस H2 बनती है। यहाँ पे ये ध्यान रख लीजिएगा, ये रिएक्शन होती है, यहाँ गैशियस होगा, ये सॉलिड होगा, ये हाइड्रोजन गैशियस, और Fe3O4 आपका सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा कंपाउंड, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आप ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी NCERT। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर, तो नेक्स्ट हमारा है मैनी मेटल्स इंक्लूडिंग दोज विच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग फ्रॉम एसिड्स। डाईहाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स में इवन भी प्रोड्यूस बाय सच मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम। ऐसी मेटल्स के साथ भी डाईहाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाता है एसिड के साथ, जो मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करती। दो एग्जाम्पल है, कैडमियम एंड टिन इसके अच्छे एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना, कैडमियम एंड टिन इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम लोग बात करें जिंक है, HCl के साथ ZnCl2 प्लस H2, तो जिंक 0 से +2 में गया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये +1 से यहाँ 0 में गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए आगे बात करें अगर, बाकी एग्जाम्पल्स यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन किए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ, रिएक्शंस आर यूज्ड टू प्रिपेयर डाईहाइड्रोजन गैस इन लेबोरेटरी एट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज रिफ्लेक्टेड इन द रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन। यानी अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग हो सकती है। यहाँ पे अब जो मैं मार्क करवा रहा हूँ आपको पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज द स्लोएस्ट फॉर द लीस्ट एक्टिव मेटल आयरन एंड द फास्टेस्ट फॉर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम। लीस्ट किसके लिए होगी, आयरन के लिए है, और मोस्ट किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए। वेरी लेस एक्टिव मेटल्स which may occur in native states such as silver, gold do not react even with HCl। यानी ये जो Ag और गोल्ड है ये HCl के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है। ये किसके साथ रिएक्ट करती है आपकी, तो ये आपकी रिएक्ट करेगी, आपको पता होना चाहिए। हम लोग बात करते हैं एक्वा रेजिया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और HNO3 का सॉल्यूशन, ठीक है। In section we have already discussed that the metals zinc, copper, silver through tendency to lose electron show their reducing activity। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखती है, तो ये इनकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। तो जो ऑर्डर होगा वो जिंक, फिर कॉपर, उसके बाद क्या होगा, Ag। अभी मैं आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगा उसके अंदर क्लियरली आपको पता चल जाएगा कैसे हो रहा है।
Like metals, activity series also exists for the halogens. The power of these elements and oxidizing agent decrease as we move down from फ्लोरीन टू आयोडीन इन ग्रुप। यानी अगर बात करो आप ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की तो फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद किसका होगा आयोडीन। ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का ऑर्डर है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है। तो फ्लोरीन जो होगा इसका एसआरपी वैल्यू मैक्सिमम होता है। एसआरपी क्या होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी रिड्यूस करने के लिए पोटेंशियल जो काम आ रहा है वो इसका एसआरपी वैल्यू है, जो इसका एसआरपी वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो नॉन मेटल्स के लिए जिसका एसआरपी मैक्सिमम है, एसआरपी मैक्सिमम है नॉन मेटल्स के लिए, उसकी रिएक्टिविटी भी क्या है मैक्सिमम है, रिएक्टिविटी भी मैक्सिमम। लेकिन मेटल्स के लिए उल्टा होता है। मेटल्स के लिए क्या होता है जो रिएक्टिविटी होगी वो एसआरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं ना, वही एसआरपी की सीरीज ही होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज। तो फ्लोरीन यहाँ पे मैक्सिमम है एसआरपी वैल्यू, तो रिएक्टिविटी मैक्सिमम है। तो फ्लोरीन जो होगा वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिलेटेड कोई भी सोल्ट होंगे उनसे इनको डिस्प्लेस कर सकता है। क्लोरीन सिर्फ ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा, ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को, और आयोडीन किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियरली समझ है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। H2 के साथ जब फ्लोरीन रिएक्ट करता है तो ये HF बना लेता है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट फ्लोरीन इज सो रिएक्टिव दैट इट कैन डिस्प्लेस क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन आयंस इन द सॉल्यूशन। इनफैक्ट फ्लोरीन इज सो रिएक्टिव दैट इट अटैक्स वाटर एंड डिस्प्लेस द ऑक्सीजन। तो यहाँ फ्लोरीन 0 से कहाँ चला गया -1 में चला गया, और ऑक्सीजन -2 से 0 में चला गया। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पे रिडक्शन हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो रिडॉक्स हो गई। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर पाएगा इजीली, क्योंकि ऑर्डर भी यही है एसआरपी का, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का ऑर्डर भी यही किसका ऑर्डर है आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर। और मैंने बोला था पहले मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा या मोर रिएक्टिव एलिमेंट का कोई कंपाउंड होगा वो लेस रिएक्टिव वन को क्या कर पाएगा आपका डिस्प्लेस कर पाएगा। क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है। एक बार ये अभी थोड़ा सा रफ हो जाएगा ये, ठीक है, तो एक बार मैं आपको नीचे एक बार ये नोट कर लीजिएगा, नीचे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए जो आपका क्लोरीन है वो आयोडीन को डिस्प्लेस कर रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर रहा है। एस Br2 एंड I2 आर कलर्ड एंड डिजोल्व इन CCl4 कैन इजिली बी आइडेंटिफाई फ्रॉम द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। द अबव रिएक्शन कैन बी रिटन इन द आयोनिक फॉर्म। ये ऊपर वाली जो रिएक्शंस है इनको आयोनिक फॉर्म में लिख रहा है, तो यहाँ से पोटेशियम हटा दीजिए जहाँ जहाँ पोटेशियम है बस। फ्रॉम द Br-I- लेबोरेटरी थ्रू द टेस्ट पॉपुलरली नोन एज लेयर टेस्ट। ठीक है, Br- और I- को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट, लेयर टेस्ट। इट मे नॉट बी आउट ऑफ प्लेस ऑफ टू मेंशन हेयर दैट ब्रोमीन लाइकवाइज कैन डिस्प्लेस आयोडाइड आयन इन दी सॉल्यूशन। तो आपको पता है जो ब्रोमीन होगा वो आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा, पता चल रहा है ये तो बात। ब्रोमीन जो होगा आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, द हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैव ए डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। द रिकवरी ऑफ हेलोजेंस फ्रॉम देयर हैलाइड्स रिक्वायर्स एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई हेलोजन है वो X2 बना लेगा, क्योंकि आपको पता है F2Cl2 Br2 I2 इसी फॉर्म में आपके हेलोजेंस रहने वाले हैं, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा। केमिकल मीन्स आर अवेलेबल टू ऑक्सीडाइज Cl-। अब ये देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या बोलोगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आप इसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ऑक्सीडाइज कर दिया। एस फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है आपका वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देयर इज नो वे टू कन्वर्ट F- आयंस टू F2 बाई केमिकल मीन्स। देखो F- को आप किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, F2 में, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करवाना आसान नहीं होगा। दो बातें हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देगा। द ओनली वे टू अचीव F2 फ्रॉम F- इज टू ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रोलाइटिकली, द डिटेल्स ऑफ विच यू विल स्टडी एट ए लेटर स्टेज। अब बाद में इन सबको डिटेल में डिस्कस करोगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात करें लास्ट और फाइनल रिएक्शंस की, अगर हम लोग बात करें तो हमारी रिएक्शन है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कुछ एग्जांपल हम लोग एनसीईआरटी के डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होगा कि एक बात फिक्स रखो, रिएक्शंस आर स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इन एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। एक ही एलिमेंट जो होगा उसका ऑक्सीडेशन भी होगा
और उसका रिडक्शन भी होगा। वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑलवेज कंटेन्स एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इन ए लीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी मैं बात करता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है -1 स्टेट में, तो ऑक्सीजन -1 से -2 चला गया तो यहाँ रिडक्शन हुआ, और ऑक्सीजन यहाँ से -1 से 0 में चला गया तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। एक ही एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसका रिडक्शन भी हो रहा है और उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन ऑफ पेरोक्साइड विच इज प्रेजेंट इन -1 स्टेट इज कन्वर्टेड टू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इन O2 एंड डिक्रीज टू -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए P4 है, S8 है, Cl2 है। P4 0 से यहाँ -3 में चला गया और P4 यहाँ 0 से जो फॉस्फोरस है वो +1 में चला गया। S8 की बात करें, 0 एलिमेंटल स्टेट, यहाँ से -2 में चला गया तो यहाँ क्या हुआ, इसका रिडक्शन, और इसी एलिमेंट का +2 में चला गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो, यहाँ -3 में गया 0 से तो यहाँ हुआ रिडक्शन, और यहाँ 0 से +1 में गया तो यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ 0 से गया +1 में ऑक्सीडेशन, और यहाँ 0 से गया -1 में तो यहाँ रिडक्शन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो द हाइपोक्लोराइड आयन ClO-, ये जो यहाँ पे है, फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑक्सीडाइज द कलर बियरिंग स्ट्रेन्स ऑफ द सब्सटेंस टू कलरलेस कंपाउंड्स। यानी ब्लीचिंग की तरह काम कर रहा है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। जो कलर्ड वाले स्ट्रेन्स होते हैं उनको कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इट इज टू इंटरेस्ट टू मेंशन दैट हियर दैट वेयरएज ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉलो द सेम ट्रेंड एज एग्जिबिटेड बाय क्लोरीन इन द रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे मैं फ्लोरीन की बात करूँ, फ्लोरीन शो डेविएशन फ्रॉम दिस बिहेवियर व्हेन इट रिएक्ट्स विद एल्कलाई। जैसे F2 है, किसी बेस के साथ रिएक्ट किया, F- में गया, OF2 में गया, लेकिन यहाँ भी ये -1 ही शो करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ, दिस departure by fluorine is not surprising for us, as we know there are limitations of fluorine, that being the most electronegative element, it cannot exhibit any positive oxidation state. This means that among halogens fluorine does not show disproportionation tendency. तो फ्लोरीन क्या शो नहीं करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी यहाँ पे शो नहीं करने वाला। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग एनसीईआरटी में ट्राई कीजिएगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बताइए डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा नहीं होगा। ये जो एग्जांपल्स है ये क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जो एनसीईआरटी के जो ये एग्जाम्पल्स हैं ये कई बार मेंस में और नीट के अंदर क्वेश्चंस की फॉर्म में आए हुए हैं। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सबसे पहले एन फैक्टर डिस्कस करेंगे, और एन फैक्टर डिस्कस करने के बाद हम लोग बैलेंसिंग की तरफ मूव करेंगे, आपका इक्विवेलेंट वेट वगैरह फाइंड करके। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।